हेलो मैजिक नाइट फैंस, एक और मैजिक नाइट रैंकिंग में तुम सभी का स्वागत है। आई एम योर होस्ट और आज तुम सभी के लिए मैं एक स्पेशल ट्रिप लेकर आया हूँ। हम सब ब्लैक क्लोवर के इनफेमस ब्लैक बुल स्क्वाड की गहराइयों में जाएंगे और उन्हें रैंक करेंगे उनके मैजिकल प्रोवेस के बेसिस पर। सो बकल अप, क्योंकि अब यहाँ से चीजें मैजिकल होने वाली है। ब्लैक बुल हमेशा से डाइवर्स और अनप्रेडिक्टेबल स्क्वाड रही है। यहाँ हमने तरह तरह के मेजिस को देखा है, लौंडियाबाज, दारूबाज, साइको, ओवर इंट्रोवर्ट, ओवर एक्सट्रोवर्ट और शाय। इस स्क्वाड में आज तक एंटी मैजिक से लेकर चार्मी के लव फॉर फूड मैजिक तक सब कुछ है। तो इस स्क्वाड में मैजिक के मामले में टॉप पे कौन सा मेज बैठा हुआ है, चलो पता लगाते हैं अपने इस वीडियो की रैंकिंग से। तो टाइम फॉर डिस्क्लेमर, प्रो डिस्क्लेमर डालिए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 15 से ग्रे, जिसे हम जब पहली बार देखते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि ये कौन सा जानवर है भाई, पर फिर आगे स्टोरी में पता चलता है ग्रे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को यूज कर सकती है, वो बस अपने आप को इस रूप में ट्रांसफॉर्म करके बैठी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा शाय लड़की है। उसे कोई देखे ये उसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। पावर की बात करें तो ग्रे हमें एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को यूज करती दिखती है स्टार्टिंग में, बट आगे स्टोरी में वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक के साथ साथ हमें ट्रांसम्यूटेशन मैजिक भी यूज करके दिखाती है, जो किसी भी चीज को असेंबल और रीअसेंबल कर सकता है और एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है, और ये चीज परमानेंट होती है अनलाइक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। इस ट्रांसम्यूटेशन मैजिक के थ्रू वो टिश्यूज को रिपेयर भी कर सकती है, जो नॉर्मल हीलिंग मैजिक से भी अच्छा होता है। सो कुल मिलाकर ग्रे सपोर्टिंग एबिलिटी रखती है। आगे हमारे पास है नंबर 14 गॉर्डन, जो एक कॉमनर है और फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट है, जो पॉइजन मैजिक को यूज कर सकता है। इसमें ये पॉइजन को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है। ये पॉइजन लिक्विड, सॉलिड या गैस किसी भी स्टेट का हो सकता है। इस पॉइजन को और भी पावरफुल वे में यूज करने के लिए स्पेशल स्पेल्स हैं ग्रिमोर में, जो गॉर्डन को लगेंगे। और अभी गॉर्डन 3 तरह से अपने पॉइजन मैजिक को यूज कर सकता है। पहले पॉइजन को एक मेडिसिन की तरह यूज करना, दूसरा कर्स मैजिक, इसमें वो अपने पॉइजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करता है और ये चीज करने में वो माहिर हो गया है। और थर्ड है रीइंफोर्समेंट, जिसमें अपने मैजिक की हेल्प से अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा लेता है। ऑल थैंक्स टू हिज फैमिली, अब वो अपनी टीम के लिए काफी यूजफुल हो गया है, खासकर स्टेमिना मैचेस में, और वो उसके पॉइजन को हीलिंग की तरह यूज कर सकता है। और आगे वो अपने एक न्यू स्पेल को अनलॉक करता है, जिसकी हेल्प से वो कर्सिस को स्ट्रेंथ में बदल सकता है, जैसा उसने हेनरी पे किया था। तो गॉर्डन भी एक सपोर्टिंग मेज की कैटेगरी में ही आता है। और आगे नंबर 13 हेनरी जब यामी को मिलता है तो मरने की कगार पे था, अपने ही कर्ज की वजह से, क्योंकि उसके जिंदा रहने के लिए दूसरों के माना की जरूरत होती थी, और उसने यामी के सामने एक ऑफर रखा था कि उसके मरने के बाद वो इस घर को ले सकता है। बट बीइंग यामी, वो उससे बोलता है क्यों ना तू मेरी स्क्वाड को ज्वाइन करे और जिंदा रहे। मैजिक की बात करें तो हेनरी के पास रिकॉम्बिनेशन मैजिक है, जिससे वो किसी भी चीज को कैसे भी कंबाइन कर सकता है और रीअरेंज भी कर सकता है, बस उसके लिए ये जिंदा रहना चाहिए। और हेनरी वो था जो ब्लैक बुल्स के बेस को अपनी मर्जी के हिसाब से इधर उधर करता रहता था। तो कुल मिलाकर हेनरी ब्लैक बुल हाइडआउट का वो भूत है, जिसके बारे में सिर्फ यामी को ही पता था एक टाइम तक। पावर के मामले में हेनरी इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर सकता है, बट स्क्वाड में हो तो वो काफी अच्छा एसेट है। चार्मी माना कम होने नहीं देती है और गॉर्डन हील करता रहता है, और ये अपनी पावर से पावर रेंजर मेगा स्क्वाड खेलता रहता है। नंबर 12 है नैरो, जो 500 सालों से एक बर्ड थी, और उससे पहले वो एक रॉयल सर्वेंट थी जो फर्स्ट विजार्ड किंग को सर्व करती थी, बट लिमेल को एक स्टैचू में कन्वर्ट करके वो एक बर्ड बन गई थी, जिसका नाम दिया गया नैरो 500 साल बाद, वरना 500 सालों से बेनाम चिड़िया थी। इसके ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद ये ब्लैक बुल्स को ज्वाइन करती है, और हमें इसके मैजिक का पता चलता है जो कि होता है एक सीलिंग मैजिक, जो काफी रेयर है, इसलिए ये भी एक आर्केन स्टेज मेज है। इसकी सीलिंग मैजिक की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट को क्लोज या फिर ओपन कर सकती है, और किसी पर्सन को एक ऑब्जेक्ट में भी सील कर सकती है। इसी के साथ साथ अपने सीलिंग मैजिक का यूज करके किसी के वुंड, यहाँ तक कि किसी के बॉडी पार्ट को भी एक टाइम तक के लिए हील कर सकती है। इसकी यूनिक पावर की वजह से ये इस स्पॉट पे है। नंबर 11 फिनरल, जो एक नोबल है, बस उसे उसकी मैजिक की वजह से कभी अपने घर से वो इज्जत मिली नहीं, क्योंकि उसके छोटे भाई का मैजिक उसके मैजिक को डोमिनेट करता था। और स्टार्टिंग में ब्लैक बुल्स और फिनरल हमें बस एक ट्रांसपोर्टर लगता था, जो यामी को इधर से उधर ले जाया करता था, क्योंकि फिनरल फाइट से भागता था और उसे लड़ना ही नहीं था। हार्ट किंगडम में ट्रेन करने के बाद चीजें बदल जाती हैं, वो अपने मैजिक को और अच्छे से सीखता है और बैटल इंस्टिंक्ट पे भी काम करता है, और अपने स्पेस मैनिपुलेशन को अच्छा कर लेता है एरे की हेल्प से। नंबर 10 गॉस एल्डाई, जो अपनी छोटी बहन के प्यार में पागल है और बाकी सभी से रूड बिहेव करने वाला कैरेक्टर की तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मैजिक काफी साइंटिफिक है। गॉस मिरर मैजिक यूज करता है, मतलब मिरर के हर फिनोमिना को मैजिक के थ्रू यूज कर सकता है, लाइक रिफ्रैक्शन, क्रिएटिंग बीम ऑफ लाइट, लाइट ब्लास्ट, किसी चीज को कॉपी करना। गॉस एक पावरफुल मेज है
जो अपनी बैटल को काफी सीरियस लेता है, खास करके जब बात उसकी छोटी बहन की हो, तब तो फाड़ देता है सामने वाले की। गॉस का मिरर मैजिक काफी अच्छे ग्रेड का है, खासकर उसकी एक नोबल होने की वजह से। वो अपने मिरर मैजिक को दूसरे मैजिक के साथ भी कंबाइन करके उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो एनिमीज के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है। इसी के साथ एल्फ अटैक के बाद से गॉस पे उसका भी थोड़ा मैजिक है अभी भी। गॉस पे एक लेफ्ट आई सॉकेट भी है जो उसके मैजिक को एम्पलीफाई कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नंबर 9 जोरा। जोरा जो एक फर्स्ट क्लास जूनियर नाइट है और स्टार्टिंग में काफी स्ट्रेंज कैरेक्टर लगता था, बट आगे स्टोरी में ये कैरेक्टर काफी अच्छा लगने लगता है, खासकर इसकी सोच। इसका मैजिक भी मजेदार है, ऐश मैजिक मतलब राग का मैजिक। इसका मैजिक काफी स्ट्रेटेजिक मैजिक है, जिसमें कई तरह के ट्रैप्स बना सकता है, अलग अलग तरह के, जो पावरफुल भी होते हैं। इसमें कुछ है वो ब्लास्ट वाला पैरालिटिक बॉडी काउंट। इसी के साथ साथ अपने मैजिक को किसी और के मैजिक के साथ भी कंबाइन करके यूज कर सकता है, जैसा इसने नैरो के केस में किया था। जोरा वैसे तो एक पीजेंट है, बट उसके पास भी अच्छा खासा मान अमाउंट है। जोरा एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो बैटल के टाइम पर अपनी शार्प स्किल्स दिखाता है। बैटल में जोरा को लाइटली ले ही नहीं सकते हैं। ये कैरेक्टर कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल दिखाई देता है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट है पूरे सीरीज में, जो जिसे एक कॉमनर होने के बावजूद टॉप 10 में रखती है। आगे नंबर 8 मैग्ना, जो फायर मैजिक को यूज कर सकता है। पहले तो हमें मैग्ना काफी पावरफुल लगता है सीरीज में, पर धीरे धीरे वो बाकी लोगों से लैग करने लगता है। भले ही मैग्ना और उससे ज्यादा ट्रेन कर रहा है, बट इसका माना रिजर्व काफी कम है। इस वजह से वो हार्ट किंगडम में ट्रेन भी नहीं कर पाता है और उसकी बाकी टीम के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से वो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाता है पहले, बट फिर वो जोरा भाई के साथ ट्रेन करता है और न्यू स्पेल के साथ वो प्रूव कर देता है कि भले ही वो एक नोबल नहीं है, बट वो एक बेहतरीन मेज है, जिसको नेग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मैग्ना ने अपने न्यू स्पेल सोल चेन डेथ मैच की हेल्प से डांटे की अम्मा हरी कर दी थी, जिसे यामी और आस्टा मिलकर भी नहीं हरा पाए थे। अब तुम बोलोगे अगर ये इतना पावरफुल है तो इतना नीचे क्यों है? इसका जवाब मैं अभी देता हूँ बाबू, क्योंकि मैग्ना के पास बस एक ही स्पेल है और इस स्पेल में मैग्ना और अपोनेंट की सोल कनेक्ट हो जाती है और वो दोनों की पावर इक्विवेलेंट हो जाती है। मतलब किसी के पास भी कोई एडवांटेज नहीं होता है और दोनों के 50-50 चांस होते हैं जीतने के। तो अब लड़ो। इस स्पेल को यूज करने के लिए ओपोनेंट के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में आना पड़ता है और ये चीज डोमिनाटियो के अगेंस्ट में काम नहीं आई थी और डांटे अपनी चौड़ की वजह से हारा था। इसी 50-50 चांस की वजह से ये स्पेल इतना रिलायबल नहीं है। नंबर 7 वेनेसा। वेनेसा जो कि एक विच है, रियल की विच नहीं, सुंदर वाली, जो यामी के साथ विच फॉरेस्ट से आ गई थी और तब से वो ब्लैक बुल्स की मेंबर है। वेनेसा की खास बातों को देखे तो वेनेसा की ड्रेस काफी अच्छी लगती है, वो भी काफी ठीक है, और उसकी पर्पल आईज, पिंक ड्रेस, उसका कर्व, और चलो खैर आगे बढ़ते हैं। पावर की बात करें तो वेनेसा जो थ्रेड मैजिक यूज करती है, वो थ्रेड की हेल्प से किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब वेनेसा डोफ्लेमिंगो की बहन है और उसके इस मैजिक में एक खास बात है, वो फेट को भी चेंज कर सकती है अपनी पूसी के थ्रू। हाँ, उसकी बिल्ली। सो वेनेसा अपनी दोनों एबिलिटी यानी थ्रेड क्रिएट करना, उससे चीजों और लोगों को कंट्रोल करना लाइक अ पपेट, उसी के साथ साथ अगर कुछ गलत जाता है तो फेट को अल्टर करना अपने मैजिक की हेल्प से, ये चीजों से एक आर्केन स्टेज मेज बना देती है। उसके इस फेट को चेंज करने के मैजिक से वो काफी यूजफुल है और उसने आस्था की जान भी कई बार बचाई है। नंबर 6 चार्मी। अब ये कैरेक्टर सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है स्टोरी में। इसको स्टार्टिंग में देखने के बाद हम में से कोई भी बंदा ये सोच ही नहीं सकता कि ये इतना पावरफुल भी हो सकती है। चार्मी जो 2 तरह के मैजिक को यूज कर सकती है, पहला फूड मैजिक और दूसरा है कॉटन क्रिएशन मैजिक। अब इसके डुअल मैजिक नेचर की वजह है इसके ड्वार्फ ह्यूमन हाइब्रिड होना। चार्मी की शुरुआत हुई थी इसकी कॉटन क्रिएशन मैजिक से, जिसमें वो कॉटन को मैनिपुलेट भी कर सकती थी जैसा वो चाहे। इसके बाद हार्ट किंगडम में ट्रेन करने के बाद ये अपने ट्रू कॉटन मैजिक को यूज कर सकती है और इसी के साथ साथ इसका फूड मैजिक जो किसी भी मैजिक को खा सकता है। चार्मी के 2 स्टेज है, क्यूट बच्ची जिसे कोई भी लड़ना नहीं चाहेगा और दूसरा है एंग्री, जिससे कोई लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि चार्मी के अवेक फॉर्म में उसकी भेड़ एक भेड़िया बन जाती है जो हर तरह के मैजिक को खा लेता है और क्यूट चार्मी सेक्सी एंग्री गर्ल बन जाती है। इस फॉर्म में उसका मैजिक उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बहुत बढ़ा देता है। चार्मी को उसकी कंप्लीट पावर का भी पता ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर 5 लक। लक मुझे जो एक साइको मेज लगता है जो फाइटिंग का भूखा है और उसकी पावर भी सभी को बहुत अच्छी लगती है। लक यूज करता है लाइटनिंग मैजिक जो अटैक और डिफेंस दोनों के लिए काफी अच्छा है। लक के जीतने की भूख उसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है। लक शुरुआत से हमें काफी स्ट्रॉन्ग दिखा है और एल्फ अटैक के बाद तो उसका मैजिक और ज्यादा इम्प्रूव हो गया है।
हार्ट किंगडम में ट्रेन करने के बाद तो लक रियल लाइटनिंग को भी यूज कर सकता है। नेचुरल माना के साथ लक की पावर्स इंसेनली बड़ी है। लक जो लाइटनिंग को अपनी बॉडी में इन्फ्यूज करके एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट फाइटर में दिखाता है। वो अपने से ज्यादा एज वालों को भी कॉम्बैट में संभाल लेता है और मांगा में तो लक के न्यू अल्टीमेट लाइटनिंग मैजिक के साथ तो उसने कुछ सेकंड में मिड रैंकिंग डेविल्स को खत्म कर दिया था। नंबर 4 नेक फोस्ट जो ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन है और डेविल होस्ट भी, मतलब उसके पास भी डेविल है और एक दो नहीं बल्कि 4 डेविल है उसके पास। नेक्ट जो शैडो मैजिक यूज करता है और उसकी पावर की बात करें तो इंटेलिजेंस और पावर वाइज वो टॉप में जिसमें काउंट किया जाता है और उसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा तो हमें इसी बात से लग जाता है कि वो स्पेड किंगडम में कई सालों से स्पाई कर रहा था और जब वो क्लोवर किंगडम में वापस आता है तो कैप्टन्स की मीटिंग में वो बाकी सभी कैप्टन को डोमिनेट कर लेता है। नेक्ट एक कमाल का स्ट्रेटेजिस्ट है और इसकी बैटल आईक्यू भी टॉप नॉच है, तभी तो मिड रैंकिंग डेविल होने के बाद भी नेक्ट ने सुप्रीम डेविल लिलिथ और नहामा को अच्छी खासी टक्कर दी थी। चारों डेविल नेक्ट को यूनिक एबिलिटीज देते हैं और पावर के अलावा नेक्ट हर एक डेविल के साथ कंबाइन भी हो सकता है, जिससे उसकी पावर और अपीयरेंस दोनों ही बदल जाती है। नेक्ट एक साथ 2 डेविल के साथ भी कंबाइन हो सकता है और ये पावर काफी कूल लगती है देखने में। नेक्ट अपनी पावर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट नंबर 3 नोवेल मॉमी नोवेल जो नोबल फैमिली हाउस सिल्वा की मेंबर है, मतलब उसके पास अच्छा खासा माना रिजर्व है बाकी लोगों से बहुत ज्यादा और उसकी मैजिक की पावर भी ज्यादा है। बट नोवेल स्टार्टिंग में अपने मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी, बट धीरे धीरे उसने ये चीज सीख ली आस्था के नेवर गिविंग अप नेचर से इंस्पायर होकर और अब वो खुद को ब्लैक बुल्स के वन ऑफ द टॉप मेंबर में ले आई है। नोवेल जो वाटर क्रिएशन मैजिक को यूज कर सकती है। नोवेल ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है 0 से हीरो तक की और इसी के साथ उसके वाटर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो वो और पावरफुल हो गई थी, पर अब वो ओवर हो गया है। फिर भी नोवेल मुझे तो काफी पावरफुल लगती है। इसके बाद उसने सी बर्ड लेविथन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके जिसके बाद उसकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म मिलती है उसे। नोवेल ने अपनी पावर काफी अच्छे से प्रूव की है। लाइक वेटो के आदि बॉडी को एक स्पेल से डिस्ट्रॉय करना, एक साथ काफी सारे एल्फ को लपेटना, विनिसा के सामने स्टैंड करना, मैगिकुला को मारना और यही सारी चीजों से ब्लैक बुल के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बना देती है। नंबर 2 पे यामी सुकी हीरो द कैप्टन ऑफ ब्लैक बुल, जिसका था हम सभी को इंतजार। यामी हर बंदे के उस केयरलेस सुपर हीरो का वर्जन है जो एक बार में किसी को भी पसंद आ जाता है और पूरी सीरीज में यामी बैटल के मामले में हमेशा कॉन्फिडेंट दिखता है क्योंकि उसे अपनी पावर पे पूरा भरोसा है। यामी का डार्क मैजिक जो काफी यूनिक एस्पेक्ट है मैजिक का, जिससे वो डायमेंशन के साथ साथ वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है, जिस वजह से ये मैजिक आर्केन स्टेज मैजिक बन जाता है। यामी की पावर आती है उसकी स्किल से। यामी एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है विद अ ग्रेट एजिलिटी एंड पावर और उसकी स्ट्रेंथ एक बीस्ट लेवल की है। यामी अपने डार्क मैजिक को स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ यूज करता है और ये चीज उसे एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देती है क्योंकि यामी अपनी पावर्स को जानता है, अपनी स्किल्स में पूरी तरह से बिलीव भी करता है कि मैं तो फाड़ दूंगा सब कुछ। यामी जो एक असैसिन फैमिली से बिलोंग करता है जो जानी जाती है अपनी पावर के लिए। इसकी पावर को देखे तो यामी के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डायमेंशन स्लैश है, जिससे वो स्पेस को भी कट कर सकता है और इसी के साथ साथ वो माना जोन को यूज करके डेथ थ्रस्ट लॉन्च करता है जो बहुत ही डेडली होता है, जिससे उसने डांटे को 80% खत्म कर दिया था, वो भी सिंगल अटैक में। और इसे जितना चाहे उतना यूज कर सकता है और डिफेंस में भी इसकी स्ट्रेंथ इसे कैपेबल बनाती है, जहां इसने लूसीफेरो के पंच को लगभग रोक ही लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, सिस्टर लवर आस्था जो बिना मैजिक के पैदा हुआ था बट फिर भी वो यहाँ तक पहुंच गया और अपने मैजिक को भी समझ पाया है। एंटी मैजिक जो किसी भी तरह के मैजिक को नलीफाई कर सकता है और आस्था ने अपने एंटी मैजिक के फ्लो को कंट्रोल करना सीख लिया, जिससे ये यूनिक पावर अब उसके हाथों में आ गई है। आस्था की ग्रिमोर उसे डिफरेंट टाइप की स्वॉर्ड्स देती है जिसमें अलग अलग एबिलिटीज होती है, लाइक डीमन ड्यूलर, डीमन स्लेयर और डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड। आस्था पहले अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी रफ था बट एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद इसे उसको अच्छे से यूज कर पाया और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो हम सभी को पता ही है। बाकी यामी ने इसे अच्छी खासी चीजें सिखाई है, वो भी बीच बैटल में। इससे आस्था काफी जल्दी ग्रो हुआ है। आगे लीवे के साथ डेविल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो और लीवे पावर शेयर कर सकते हैं और कुछ दिन ट्रेन करने के बाद वो नैश और उसकी डेविल की तरह यूनाइट भी हो सकते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है।
लीबे की हेल्प और अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग से आस्था की पावर बहुत ज्यादा बढ़ी है और वो एक बड़बोले बालक से पूरे किंगडम का हीरो बन गया है। और लूसीफियर के अगेंस्ट में उसने ट्रू डेविल यूनियन को अचीव करके किंग ऑफ द डीमन की बैंड बजा दी थी। और अपने ट्रेनिंग से वापस आने के बाद उसने डैमनाटी को क्लियर वन शॉट कर दिया था, जहां आस्था ने प्रूव किया था कि अब रेडी है वो अपनी बैटल के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और अगर तुम्हारे पास कोई नई सजेशन हो या फिर कोई टॉपिक जिस पे तुम चाहते हो अगर वीडियो बने और वो वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट से मुझे इसके बारे में जरूर लिखना। और अगर तुम्हारे पास कोई न्यू एनिमे की सजेशन है तो वो भी मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी पुरानी वीडियोस को रिपीट में देखते रहो।